So, welcome you all. I welcome you all to the very new lecture, to the second and the last part of our chapter number 10, Fast Track Revision Batch, where we were discussing about audit and auditors. हम लोगों ने majority of topics cover कर लिए थे. We were left with one or two topic that is most important and most lengthiest topic was 143 एंड इसको अभी हम लोगों को करना है सर 143. इसके पहले हम लोगों ने सब पढ़ लिया है. इसके पहले हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया है सर. उसका वीडियो आप सर्च करोगे आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, या तो मैं कोशिश करूंगा इसके नीचे वो वीडियो का लिंक आपको डाल दूँ तो यू विल फाइंड इट सर. तो 143 से चालू करेंगे आज. यस, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है. आपको आगे एग्जाम्स देना है तो हम डायरेक्टली इसमें आते हैं. चलो डिस्कशन करेंगे, थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि चीज़ें पूरी क्लियर हो. कई सारे बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको आखिरी पार्ट में रखा है कि इसको अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, चलो आओ. तो क्या लिखा सेक्शन 143 टॉक्स अबाउट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड अबाउट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. मेनली पावर एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर हमको यहाँ पे देखना है. तो ये क्या है, ये सेक्शन 143 बोलता है पावर्स ऑफ ऑडिटर्स. बोल रहा है सबसे पहले यार बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती है ना, कंपनी मेंटेन करती है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो. जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर है, ठीक है, जो रजिस्टर ऑफिस में रखा गया या कहीं और रखा गया, उसको बंदा साहब एक्सेस कर सकते हो. फ्री एक्सेस होगा आपको. सेकंड बोल रहा है, अच्छा देखो, जब तक मैं उसको एक्सेस नहीं करूंगा मैं चेक नहीं कर पाऊंगा. चेक नहीं करूंगा तो ऑडिट कैसे होगा? ऑडिट इज समवे और दी अदर वेरीफाइंग चेकिंग. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स सर. इसके बाद समझो, जब मैं चेक करूंगा या कुछ भी चीजें ऐसी है, क्योंकि मैं तो साल भर आया नहीं हूं, तो मुझे समय समय पे इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन लगेंगे ऑडिटर को. तो वो सारे एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन जो भी मेरे काम के लिए जरूरी है, ठीक है, जो मेरे को लगता है मेरी ड्यूटीज एज ऑडिटर परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, वो मैं मांगूंगा और वो लोग वो देंगे. सर इसके बाद एक्सेस टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये क्या बोलना चाह रहा है, समझो. क्या होता है कि जो अपनी होल्डिंग सब्सिडी कंपनीज होती है, अपने को उसके लिए कंसोलिडेशन करना पड़ता है. तो कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ होगा, तो उसके रिकॉर्ड्स भी अगर मेरे को चेक करने हैं, तो उसका भी एक्सेस मेरे को दिया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. सर ड्यूटीज क्या आ जाती है, सबसे पहले इंक्वायरी. किन किन चीजों के लिए मैं इंक्वायरी करूंगा, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना. ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा. मतलब ये पोर्शन केवल यहाँ हेल्प नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आपको ऑडिट के सिलेबस में, मतलब जो आपका 100 मार्क्स का ऑडिट का पेपर है, वहां पे भी हेल्प करेगा. चलो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर. चलो तो ये क्या बोल रहा है, मैटर्स ऑफ इंक्वायरी में सबसे पहले ऑडिटर क्या इंक्वायर करेगा, बहुत अच्छे से सुनना और समझना. पहले बोल रहा है अगर कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, लिया है, ठीक है, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस लेना देना किया है, तो क्या वो सिक्योर्ड था? ठीक है. और अगर था, तो उसके जो टर्म्स है कहीं पे भी कंपनी के इंटरेस्ट या कंपनी के मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं, हार्मफुल तो नहीं था. आपको ये देखना है. इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है, समझो कभी कभी कोई ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो केवल बुक एंट्रीज में होते हैं, ओनली इन द बुक्स एंट्रीज, असली में हुई नहीं है. या ऐसे ट्रांजेक्शन जो प्रीजुडिशियल है, यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट के बियॉन्ड है, कंपनी के लिए माइट भी हार्मफुल है, गलत है, तो वो. इसके अलावा अगर कंपनी, ये बहुत अच्छे से समझना, कंपनी अगर आपकी जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है या बैंकिंग कंपनी नहीं है, ठीक है सर, यानी इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी, तो हो सकता है उनका डेली का धंधा पानी ना हो शेयर डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज परचेज सेल करने का. क्योंकि देखो, धंधा होता है तो कभी धंधे में प्रॉफिट कभी धंधे में लॉस होता है. तो मैं जिस कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ ना, उस कंपनी के सेंस में बोल रहा है, तो बोल रहा है कि भाई उस कंपनी, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है ना ही बैंकिंग कंपनी है. और अगर उसने शेयर्स परचेज कर दिए समझो हायर प्राइस में और सेल कर दिए लोअर प्राइस में, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा क्यों किया भाई? अच्छा देखो, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी है तो चलो मैं मान भी लूँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. लेकिन उसके अलावा अगर आप नॉर्मल कंपनी हो तो जनरली आप इस धंधे में हो नहीं, तो अगर आपने कोई शेयर डिवेंचर्स या ऐसे कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था और इन्वेस्टमेंट आपने कम प्राइस में सेल कर दिया जितने में खरीदा था, ये कैसा ही नहीं हिसाब है यार आपका. तो ये भी आपको चेक करना है. इसके अलावा जो लोन्स और एडवांसेस दिखाए जा रहे हैं वो एज अ डिपॉजिट दिखाए जा रहे हैं, तो उसकी जो भी कंडीशन है डिपॉजिट्स की वो फुलफिल हो रही कि नहीं. सबसे अच्छा तो ये कि कोई पर्सनल एक्सपेंसेस को आप लोगों ने बिजनेस एक्सपेंस या रिवेन्यू एक्सपेंस या रिवेन्यू अकाउंट में तो नहीं डाल दिया है, ये आपको चेक करना है. इसके अलावा अगर ये और भी अच्छा पॉइंट है, समझो जनरली शेयर्स तो कैश में अलॉट नहीं होते, अगर समझो कैश में आपने अलॉटमेंट किया है, ठीक है, तो सही में कैश आपको रिसीव हुआ था कि नहीं, आपको ये चेक करना है ना. अगर कैश रिसीव नहीं हुआ था, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैलेंस शीट है क्या वो करेक्ट है, रेगुलर है और मिसलीडिंग तो नहीं है, ये सब चीज़ आपको वेरीफाई करनी है. ये इंक्वायरी के मैटर्स है. अगर ये सब चीज़ें आपको दिखती है तो यू हैव टू इंक्वायर दिस मैटर्स. सर सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, तुम देखो तुम्हारे सामने दिख रहा होगा यहाँ पे. नेक्स्ट है ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट.
सर रिपोर्ट, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट्स क्या है? अब आपको रिपोर्ट बनाना है, जो भी चीज़ों को आपने चेक किया, क्या चेक किया, अकाउंट्स आपने जो एग्जामिन किया, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा है, ठीक है, जो जनरल मीटिंग के सामने रखा जाएगा, उसके ऊपर आपको क्या देनी है? आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है सर। ऑडिटर जब रिपोर्ट देगा तो वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा? सबसे पहले एक्ट के प्रोविजन, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस, एएस और एसए की रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा मैटर्स टू बी इंक्लूडेड, जो भी रिपोर्ट्स में आने चाहिए। जब आप ऑडिट पढ़ोगे तो आप पूरी वहाँ पे सीरीज पढ़ लोगे कि क्या क्या मैटर्स आते, क्या मैटर्स नहीं आते, तो वो सब कुछ आने चाहिए। इसके अलावा ऑडिटर अपनी जब ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा ऑन दी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसने एग्जामिन किया है, उसमें वो क्या बोलेगा? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, कि ये जो अकाउंट्स है क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, और कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स बताएगा। जब हम लोग रेगुलर क्लास पढ़ते हैं ना, तो उसको पूरा एक पर्टिकुलर रिलायंस, अडानी, अंबानी, किसी की भी एक बैलेंस शीट, पीएनएल, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाते हैं, रिपोर्ट को उठाते हैं, एंड देन दिखाते हैं। अभी लेकिन अपन इतना डेप्थ में नहीं जा सकते। अपन बस इतना समझ लो कि ऑडिटर जब स्टार्ट करता है ना अपना चीज़ें ओपिनियन सेक्शन में, तो वो यहाँ पे अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, एंड जो भी एग्जामिन किया है मैंने अकाउंट्स, इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रू एंड फेयर व्यू है तो फिर स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है कंपनी का एट द ईयर एंड, ये सब कुछ हमको बताना पड़ता है। आखिरी क्या है सर? आखिरी तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे सामने पे, रिपोर्ट ऑन द प्रिंसिपल एसर्शंस। अब ये ना आराम से पढ़ना थोड़ा बहुत, ठीक है। बेसिकली ये जो पार्ट होता है ना, ये हम लोग जो ऑडिट पढ़ रखा होगा उसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मेन जो ऑडिट वाला सिलेबस है, एसर्शन ही उसको समझ में आ जाएगा। और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें वो होगी, बस वो नॉर्मल नॉर्मल सेंस में पढ़ना उसको, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में मत जाना। तुमको बेसिकली वो नॉर्मल है, समझ लो बस। चलो आओ, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा इसको बेस्ट तरीके से समझाऊं। सबसे पहले समझो प्रिंसिपल एसर्शंस क्या बोल रहे हैं। प्रिंसिपल मतलब मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट या खास चीज़ें, कुछ खास चीजें ऐसी समझ लो। एसर्शन ये समझ लो कि मैनेजमेंट के लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हमको देते हैं, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट के कुछ इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट एसर्शंस होते हैं। मैनेजमेंट एसर्ट करती है, एसर्ट मतलब समझ लो क्लेम कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कोई चीजें, कि ये 31 मार्च को ऐसा बैलेंस था। समझो मेरे बैलेंस शीट में अगर कैश का बैलेंस दिखा रहा है, तो हम लोग को मैनेजमेंट ये असर्ट कर रही है, क्लेम कर रही है कि 31 मार्च को मेरे यहाँ ये बैलेंस था। अब नाउ इट इज ऑन अस एज एन ऑडिटर कि हमको चेक करना है, हमको वेरीफाई करना है अपने प्रोसीजर्स लगा के कि सही में इतना बैलेंस था कि नहीं था। समझ में आया? तो दोज आर इन जनरल असर्शंस। अभी समझो क्या बोलना चाह रहे हैं सर। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपके काम को करने के लिए, और जो एक्सप्रेशन चाहिए थे मैनेजमेंट से, क्या आपको वो मिले हैं? आप ये बताओगे, ठीक है। और अगर नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? भाई मेरे को जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो फिर काम कैसे होगा भाई आगे? तो अगर मिली है तो वेल एंड गुड, नहीं मिली है तो वो बताओ। ऑन द प्रिंसिपल एसोसिएशन जो आपको लगता है उस पर्टिकुलर ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है, चीजें हैं। इसके अलावा आपकी ओपिनियन में क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो एज पर दी लॉ सेक्शन 128 या जो भी सेक्शंस है उनके अकॉर्डिंग रखी जानी चाहिए थी, जो भी प्रॉपर रिटर्न्स जैसे एनुअल रिटर्न और बाकी रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, वो सब किए गए हैं कि नहीं है, ठीक है, एडिकेट है कि नहीं है, ठीक है, जो आप ऑडिट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग। और ऐसी जो ब्रांचेस जहां आप खुद विजिट नहीं करे हो, तो उसको भी आपको इंश्योर करना पड़ता है। इसके अलावा जो रिपोर्ट है किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर में ब्रांच ऑफिस की ऑफ द कंपनी, जो किसी किसी और पर्सन ने ऑडिट किया है अदर देन द कंपनीज ऑडिटर, मतलब समझ लो मैं कंपनी का ऑडिटर हूँ, मेरे को प्रिंसिपल ऑडिटर बोलो, और मेरी एक ब्रांच है उसको ब्रांच ऑडिटर बोलो। मेरे को क्या बोलो, कंपनी ऑडिटर या प्रिंसिपल ऑडिटर, और जो ब्रांच है उसको ब्रांच ऑडिटर। तो ऐसी कोई ब्रांच जहाँ पे कोई और ऑडिट किया है, मतलब मैंने तो ऑडिट नहीं किया है, तो यानी कि ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट किया है, तो उसकी रिपोर्ट्स भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो आप देख लो, ठीक है। इसके अलावा वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड पीएनएल, ठीक है, जो भी है वो किसके अकॉर्डिंग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स एक्चुअली में जो आपके यहाँ चीजें घटना घटित हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस शीट और पीएनएल बनाई कि नहीं। इसके अलावा आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एएस को कंप्लाई फॉलो करते हैं कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा कोई ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मैटर्स जिसका कंपनी में क्या एडवर्स इफेक्ट है कंपनी की फंक्शनिंग में, उसके ऊपर भी आपको आपके कमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस देनी है। इसके अलावा क्या कोई डायरेक्टर क्या हुआ है, डिस्क्वालीफाइड हुआ अंडर सेक्शन 164, ये डेप्थ में कहाँ पढ़ेंगे सर, हम लोग सीए फाइनल में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो 164(2) के अंदर अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है तो वो भी एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है, और उसके ऊपर आपकी रिपोर्ट में अलग से स्पेसिफिक रिपोर्ट देनी है। समझ में आया क्या? ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वही है। इसके अलावा अगर कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स या अदर मैटर है तो वो आप देखो, ठीक है। इसके अलावा सर आपके यहाँ अभी अच्छा पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ठीक है। अभी एज सच क्वेश्चंस तो दिखे नहीं है, लेकिन कभी आ सकते हैं क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तुमको ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये है कि अगर कंपनी की एडिकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है कि नहीं, आपको ये देखना है कि कंपनी के अंदर प्रॉपर एडिकेट मतलब प्रॉपर समझ लो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है कि नहीं। तो अगर है तो बढ़िया है। फाइनेंशियल कंट्रोल जो अलग अलग सेफगार्ड है समझ लो, जो पहली बार जो इंटरनल कंट्रोल्स को नहीं जानता है, इतना समझ लो कि प्रॉपर सेफगार्ड्स है कि नहीं, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द प्लेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, अच्छा सही में है कि नहीं वो कंट्रोल्स, और है तो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आपको ये देखना है। फिर लिखा है सर नोट क्या है, शेल नॉट अप्लाई, ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है किसके ऊपर नहीं लगेगा, ओपीसी और स्मॉल कंपनी के ऊपर। ये ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, या उसकी बोरोइंग है ना बैंक फाइनेंशियल सब जगह से मिला के 25 करोड़ की कम है। ठीक है, ऐसी कंपनी, मतलब सर ऐसी कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, या अ, उसकी बोरोइंग अगर 25 करोड़ से ज्यादा है, तो मैंडेटरी बेसिस में उसके ऊपर क्या लग जाएगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, होप सो, हाँ यही तो लिमिट है, हाँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद सच प्राइवेट कंपनी हैज नॉट डिफॉल्ट, और अगर ये प्राइवेट कंपनी है इसने डिफॉल्ट की 92 और 137 का नहीं है, 92 में एनुअल रिटर्न और 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग विद आरओसी, इसका कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है तो उसको एग्जेम्पशन है। उसको अपने इंटरनल फाइनेंशियल मतलब उस कंपनी के ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर अलग से रिपोर्ट बना के कुछ, या उसके ऊपर अलग से रिपोर्ट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके ऊपर वो लगता ही नहीं है। आया क्या समझ में, होप सो आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैटर्स क्या है सर, अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर रूल 11। तो ये क्या है सर, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ज्यादा इसमें डेप्थ में हमको नहीं जाना है अभी, बस इतना देखो, क्या कोई पेंडिंग लिटिगेशन है क्या, जिसका फाइनेंशियल वो लिखा ना, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई इम्पैक्ट है। ठीक है, इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन में ऐसी कोई पेंडिंग ये लिटिगेशन है क्या जिसका बड़ा बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, वो देख लो। इसके अलावा जो कंपनी है प्रॉपर प्रोविजन बनाई है रिगार्डिंग जो बड़े बड़ी मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेज है, जो आपको दिख रहा है सामने, फोर्सिएबल लॉसेज है मटेरियल इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑन दी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, वो बता दो। इसके अलावा अगर आपने आईपीएफ में कोई पैसा डालने में डिले किया है तो वो बता दो। ठीक है, इसके अलावा ये सब अभी तुम छोड़ दो, ये थोड़ा सा तुमको भारी पड़ेगा, ये जब जब तुम ऑडिट में आओगे ना तब मैं तुमको पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट आ जाओ सर, ये क्या बोल रहे हैं सर, नेक्स्ट बोल रहे हैं 143 सबसेक्शन 3, सॉरी 5, 6 एंड 7, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी का कर रहे हो, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो कौन करता है सर, सीएजी अपॉइंट करता है ऑडिटर। ठीक है सर, और वही बताता है कि किस मैनर में किस तरीके से अकाउंट्स को चेक करना है, ऑडिट करना है, और वो कॉपी भी किसको देता है, सीएजी को। फिर सीएजी क्या करता है उसका। ठीक है, फिर लिखा है ऑडिट रिपोर्ट जो होगी अदर अदर थिंग्स शैल इंक्लूड द डायरेक्शन इशूड बाय सीएजी। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा, जो जो डायरेक्शन सीएजी ने दिया था वो सामने वाला ऑडिटर उसको करके देगा। इसके बाद इसके पास क्या पावर है कि वो क्या करा सकता है, आपकी सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकता है। ठीक है, तो सीएजी कितने दिन के अंदर ऑर्डर देगा, जहां से 60 डेज होगी ना, जैसे ही आज समझो मैं एक सीए था, मैं ऑडिटर था, मैंने सीएजी को अपनी रिपोर्ट बना की थी, तो सीएजी मेरी रिपोर्ट से 60 दिन के अंदर में क्या कंडक्ट करा देगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट। ठीक है, और वही लिखा है कंडक्ट और सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय सच पर्सन, जिसको वो ऑथोराइज करेगा इस बिहाफ में। ठीक है, और वो सब चीज उसको बता देगा। इसके अलावा कमेंट करेगा या सप्लीमेंट करेगा वो ऑडिट रिपोर्ट को। ठीक है, और तो कोई वही चीज लिखी है, कोई भी कमेंट जो सीएजी दे रहा है, ठीक है, वो कंपनी भेजेगी इसको, हर वो पर्सन को जिसको आप क्या दे रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोटिस। तो उन सब लोगों को सीएजी के कमेंट्स दोगे जो एजीएम के सामने प्लेस होते हैं, मतलब समझो जब एजीएम होती है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करते हो, तो उसके साथ साथ आप सीएजी के कमेंट्स भी दे देना, सिंपल। फिर लिखे सीएजी में इफ कंसीडर नेसेसरी बाय द ऑर्डर कॉज, या तो वो चाहे तो तुम्हारा क्या करा सकता है, टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है, सीएजी के पास पावर है, तो ठीक है। इसके अलावा सर क्या है, अगर अकाउंट्स ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी, अब समझो आपकी क्या है, ब्रांच ऑफिस है कंपनी की। अब ब्रांच ऑफिस इंडिया में कि इंडिया के बाहर, अगर इंडिया में है तो कौन करेगा, या तो कंपनी का ऑडिटर खुद करेगा, समझो मैं ही मेन ब्रांच का ऑडिटर हूँ, मैं यहीं कोई आसपास में ब्रांच ऑफिस है, मैं कर सकता हूँ तो मैं खुद ही कर दूंगा, तो मैं ही कर लूंगा, या कोई और पर्सन जो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर है, मतलब कि कोई और जो बंदा सीए एज अ क्वालिफाइड ऑडिटर होगा वो भी वहां को ऑडिट कर सकता है। ठीक है, इसके वजह से अगर ब्रांच इंडिया के बाहर है तब क्या होगा, ये वैसे तो तुम चैप्टर 11 वहां पे भी पढ़ोगे, सीआईओआई में, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में। बट इतना समझ लो कि अगर कोई ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ब्रांच ऑफिस का वो कौन ऑडिट करेगा, कंपनी का ऑडिटर या कोई और अकाउंटेंट, प्लीज याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या एनी अदर पर्सन जो क्वालिफाइड है टू एक्ट एज ऑडिटर उस कंट्री का जहां पे ब्रांच ऑफिस है। समझो जैसे कि यूएसए, यूएसए में हमारा
ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है वहाँ की, कोई पर्टिकुलर सिटी, कोई एरिया में। ठीक है, अब वहाँ पे समझो वहाँ का कोई सीएफए ऑथोराइज्ड है कि वो वहाँ पे नॉर्मली ऑडिटर बन सकते हैं, तो वहाँ वो सीएफए भी करके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इंडिया में केवल सीए दे सकते हैं, तो सीए ही देगा। ठीक है, द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंपनीज ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांच ऑफिस वो सेम होगा जो वहाँ पे बताया। इसके अलावा जो ब्रांच ऑडिटर होगा वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, जो भी अकाउंट्स उसने एग्जामिन करे हैं, और वो किसको दे देगा, कंपनी के ऑडिटर को। ठीक है, और जो कंपनी का ऑडिटर होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको डील करेगा उसकी रिपोर्ट से, कि कैसा है, क्या है, किस हिसाब से है, उस तरीके से चलेगा। होप सो तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने शायद लास्ट वीडियो में ये बताया था। नहीं नहीं, ये वाला भी बचा है, चलो। 143 सबसेक्शन 12 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर्स, ये और भी अच्छा पॉइंट है, ये सबसे बेहतरीन, ये आ गया ना तो मजा ही मजा है तुम्हारा, समझो। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है सर 143 सबसेक्शन 12, मैं तुमको ना एज सच कभी सब सेक्शन इतना याद करने नहीं बोलूंगा, इसको याद कर लो अगर कर सकते हो तो। ये क्या बोल रहा है सर, अभी मेरी हिंदी में कहानी सुनो, इंग्लिश में तुमको चीजें समझ में आ जाएगी, एक मेरी कहानी सुनो। ये क्या बोल रहा है, अगर समझो एज एन ऑडिटर आज मैं अपना वर्क परफॉर्म करूँ, मेरा काम ही क्या चीज़ों को चेक करना, तो जब मैं अपना काम करूँ तब मेरे को क्या दिखा कि कोई एक एरिया में, कोई डिपार्टमेंट में क्या हुआ है, कंपनी के अंदर में फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो फ्रॉड हुआ है, अब ये कितना बड़ा है सर, छोटा है कि बड़ा है? अगर ये फ्रॉड बड़ा है तब तो इसकी रिपोर्ट मेरे को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है, और अगर छोटा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को बता के छोड़ दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि छोटे छोटे फ्रॉड को पकड़े कंपनी के अंदर, वो कंपनी खुद जानती है। ठीक है, तो अगर कंपनी के अगेंस्ट में, ठीक है, इंडिविजुअली अगर 1 करोड़, ठीक है, इंडिविजुअली एग्रीगेट जैसे भी, आपको 1 करोड़ या उसके ऊपर का फ्रॉड कौन कर रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी के ऑफिसर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, अच्छे से याद रखना। एक तो 1 करोड़ या उसके ऊपर का, और उसके अगेंस्ट कौन कर रहा है, ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज, तो ऑडिटर ये मैटर डायरेक्टली किसको रिपोर्ट कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और अगर मैटर सर कम का है तो फिर आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कम वाला बाद में देखेंगे, अभी ये वाला हो। सबसे पहले कैसे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, नहीं सर, सबसे पहले वो बताएगा 2 दिन के अंदर, जैसे उसको पता चला। किसको बताएगा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एसी, एसी बोले तो ऑडिट कमेटी को, और उनको बोलेगा भाई तुम लोग देखो ये मैटर मेरे को लग रहा है इस एरिया में फ्रॉड हुआ है, 1 करोड़ या उसके ऊपर का, और तुम लोग बताओ ये क्या है, कैसा है, अपनी 45 दिन में मेरे को रिप्लाई दो। ठीक है सर, अब वो लोग देखेंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही मुझे तुम लोग का रिप्लाई आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, जो खुद बनाया था जिसमें उसको फ्रॉड लगा था, इसके साथ साथ जो तुम्हारा रिप्लाई आया कि तुम हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, वॉट एवर, और अपने कमेंट दे देगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिन के अंदर, 15 डेज ऑफ द रिप्लाई, ये 45 डेज में तुमको रिप्लाई देना था, तुमने दिया जहां से भी रिप्लाई, वहां से अगले 15 दिन के अंदर मैं क्या फाइल कर दूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अच्छा समझो सर तुमने रिप्लाई नहीं दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई रिप्लाई नहीं आया, दे इग्नोर्ड, तो ये भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बताऊंगा ही, अपनी रिपोर्ट दूंगा। इसके बाद ये भी बताऊंगा कि मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को बोला था लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तो ये मतलब मेरे पास, मैं 45 डेज रुकता हूँ जनरली, अगर रिप्लाई आने तो उसके पहले ही आ जाएगा, नहीं आया तो फिर मैं अगले 15 दिन के अंदर चले जाऊंगा। अब मोड क्या है सर, ये अच्छे से समझना। जो रिपोर्ट होगी वो आप एमसी के सेक्रेटरी को एक सील्ड कवर में दोगे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट के साथ। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप साथ साथ में ईमेल में भी एक वही रिपोर्ट भेज देना। अच्छा, लेटर फॉर्मेट क्या होगा सर, फॉर्म 84 जो होगा ना, वो ऑन लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे तुम सीए बन जाओगे ना, सीए में सबका अपना अपना प्रैक्टिस में आओगे, तो यहाँ पे ऐसे एक प्रॉपर लेटर हेड होता है जिसमें आप प्रॉपर रिपोर्ट बना के दोगे। ठीक है, डायरेक्टली एमसीए को भेज दोगे। उसमें क्या करोगे, अपनी डिटेल सील साइन, मतलब कि भाई मेरा नाम, मेरा ईमेल आईडी, मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में भेज दूंगा। लेकिन सर समझो ना, कंपनी में 1 करोड़ से कम का फ्रॉड हुआ है, तब तो कुछ नहीं, केवल अकाउंट ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑडिट कमेटी कहाँ बनती है, 177 में, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको दे दो। कितने दिन के अंदर, 2 दिन में बता दो, और साथ साथ क्या बताओ कि क्या हुआ, नेचर ऑफ फ्रॉड, इसके बाद कितना अमाउंट हो सकता है अप्रॉक्स, और कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके अलावा, और यही चीज ये लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किधर अपनी रिप्लाई देंगे, बोर्ड रिपोर्ट में, तुमने 134 वाले बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी पढ़ा है ये चीज। फिर सर पेनल्टी क्या है, फिर सर ये बोलते हैं पेनल्टी जो है ना, अगर ऑडिटर, अच्छा ये तीनों के ऊपर लगता है, सीए, सीएमए या सीएस। ठीक है, जो ये तीनों ऑडिट करते हैं, तो अगर 204 में सीएस करता है, 148 में सीएमए करता है, और ये वाला तो सीए सीए कर ही रहा है, स्टेट ऑडिट। तो ये तीनों में से अगर इनका ड्यूटी था 1 करोड़ या उसके ऊपर का फ्रॉड दिखा, इनको रिपोर्ट करना था, इन्होंने नहीं किया, तो अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो इतना, एनी अदर कंपनी है तो इतना फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी। होप से समझ आया होगा। ये हम लोगों ने मेन पार्ट कवर कर लिया। अब रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स तो तुमको मैंने शायद पहले ही बता दिया था लास्ट वाले लेक्चर में।
ठीक है, कि रेमुनरेशन जो होती है कंपनी के ऑडिटर की वो फिक्स होती है कंपनी के द्वारा जनरल मीटिंग में, या कोई और जो बताएगा। लेकिन अगर फर्स्ट ऑडिटर है तब तो जनरल मीटिंग तक वेट नहीं करते, हम तो पहले अपॉइंट कर लेते। तो फिर पहले वाले ऑडिटर का रेमुनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, उसमें सारे एक्सपेंसेस आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, जो भी ऑडिटर ने किया है रिगार्डिंग ऑडिट के बिहाफ में उसके कनेक्शन से। ठीक है, ये याद रखना, ये सब छोटे छोटे पॉइंटर्स में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको मेरे ऊपर जितने भी पॉइंटर्स दिख रहे उन सब में कहीं ना कहीं क्या बोलना चाहिए, मैंने पढ़ा रखा है। अगर कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। नहीं, 148 भी मैंने तुमको बता रखा था। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट के बारे में। 148 की प्लीज मैं एक दो चीजें आपको बता दे रहा हूँ, ये याद रखो। पहले तो 147 समझो कि पनिशमेंट पेनल्टी। ठीक है, अगर कॉन्ट्रवेंशन किया 139 से 146 तो कंपनी और ऑफिसर के ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। ऑडिटर ने कॉन्ट्रवेंशन किया इतने से इतने सेक्शन का तो ये फाइन पेनल्टी लगेगी। सर याद करने की कोशिश करना है, याद करने की। ठीक है, मैं लास्ट डे में कोशिश करूंगा कि एक पेनल्टी का वीडियो बना दूं आपको याद करने के लिए, बट फिर भी। ठीक है, और इसके अलावा मैं क्या बता रहा था, हाँ, ये तो हो गया। ये और देख लो, अगर कॉन्ट्रवेंशन किया नोइंगली कोई चीज में, देखो नोइंगली जहाँ आता है वहां तो फिर आपको ये इतना से इतना है। और अगर आपने कन्विक्ट हो गए हो, ये अच्छा पॉइंट है, वेयर एन ऑडिटर हैज बीन कन्विक्टेड एज अबव ही शैल बी लायबल टू। आपको जो भी रेमुनेशन मिली थी वो रिफंड कर दो, इसके अलावा जो भी डैमेजेस हुए थे कंपनी को, स्टेचुटरी बॉडीज को, अथॉरिटीज को, क्रेडिटर्स को। ठीक है, किसके लॉस अराइजिंग आउट ऑफ मिसलीडिंग स्टेटमेंट मेड इन दिस ऑडिट रिपोर्ट, वो भी कंपनसेट करना है। ठीक है, और लाइबिलिटी ऑफ ऑडिट फर्म की लाइबिलिटी क्या होगी, एक बार प्लीज इसको पढ़ लो सब लोग। मेन चीज क्या है, 447, 447 क्या है सर, जो मेरे बच्चे उनको पता होगा, मैं एक चीज बोलता हूँ, जल्लाद सेक्शन है ये आपको एक तरीके से सर फांसी तो नहीं देता है, लेकिन कम भी नहीं है, मतलब इसमें पनिशमेंट वन ऑफ दी टॉप लेवल का पनिशमेंट है। ठीक है, एक बार पढ़ लो उसको, 447 फ्रॉड में लगता है। मैं बताऊं, चलो क्या लिखा है, वेयर इट इज प्रूफ कि जो पार्टनर्स ऑडिट फर्म के उन्होंने फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया है या अबेट किया है, किसी को हेल्प किया है, किसी के साथ कॉल्यूड हो गए, आप उनका साथ दे दिए, ऐसा कुछ भी किया फ्रॉड करने में अगेंस्ट दी कंपनी, अब वो सिविल या क्रिमिनल होगा, जो भी ऑफेंस होगा, तो ऑडिट फर्म और फर्म के जो भी मेंबर्स है जॉइंटली सेवरली लायबल होंगे 447 में। ठीक है, और लिखा प्रोवाइड इन केस ऑफ द क्रिमिनल लाइबिलिटी पनिशेबल विद ओनली इम्प्रिजनमेंट द कंसर्न पार्टनर शैल ओनली बी लायबल। सिंपल सी बात है, समझो ये इसके ऊपर अभी केस लॉ बना दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझो एक्स वाई और जेड तीन लोग थे फर्म में, गलती केवल एक्स ने की थी, मतलब मेनली क्रिमिनल लाइबिलिटी तो केवल एक्स की आएगी ना, एज अ होल फर्म तो लायबल होगा जितना पनिश मतलब जो पैसा देना है उसके लिए। लेकिन एक्स अकेला क्रिमिनल ऑफेंस में तो वही फंसेगा ना, वाई और जेड का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। ठीक है क्या, होप सो आगे होगा। इसके बाद हमने 148 देख रखा है। 148 में क्या है, सेंट्रल में आपको बताती है कि किसी कंपनीज को, किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं और किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कराना है। तो बोल रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं ना, रिगार्डिंग कॉस्ट के सारे रिकॉर्ड्स क्या क्या सर, जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर, आइटम ऑफ कॉस्ट, ये सब जो भी आपके बुक्स अकाउंट्स का पार्ट होते हैं, और ये सब आपको मेंटेन करके रखना होता है कुछ खास खास टाइप की कंपनीज को, जिनको इस लिमिट में रखा हुआ है। ठीक है, तो उनको इसमें कवर किया है। तो क्या बोल रहे हैं सर, इन कंपनीज को इसमें रखा है जिनका ओवरऑल टर्नओवर होता है सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज मिला के 35 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमएसएमई के ऊपर क्या होगा, ये पॉइंट नहीं लगेगा, मतलब एमएसएमईज आर एग्जेम्प्टेड। प्लीज याद रखोगे ये तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो। देखो ये मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, तुम यहाँ पे देखो, ये जो लिखा है ना एमएसएमई के ऊपर में, ये सेक्शंस अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये लिमिट वगैरह अप्लाई नहीं होगी उनके ऊपर, मेनली ये लगेगा ही नहीं। इसके बाद क्या है सर, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, तो किस फॉर्म में रखोगे, तो सीआरए वन में रखोगे। ठीक है, तुमको एक्चुअली मॉड्यूल से ना इसमें से बहुत सारी चीजें हटा दी गई है, मॉड्यूल से बहुत सारी चीजें हटा दी गई, तो हम लोग भी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे उसके फॉर्म एंड फॉर्मेट्स में। बस ज्यादा कॉस्ट रिकॉर्ड सीआरए वन में मेंटेन होता है। मेनली हम लोग क्या निकालते हैं सर, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और बस यही था मेनली। इसका पर्पस क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है उसका इकोनॉमीज हो, मतलब सही से रिसोर्सेज यूटिलाइज हो, उसका सब रिकॉर्ड मेंटेन हो, सब चीज़ें बेस्ट हो। इसके अलावा एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट ये है जिसका ओवरऑल टर्नओवर सारे प्रोडक्ट सर्विस मिला के ये कुछ लिमिट्स दी है। एक बार इसको, हाँ ये इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, बस बाकी कुछ ज़्यादा और नहीं है। ठीक है, और ये सब ऑलमोस्ट हमारे उसमें से हट गया है। फिर भी मैं एक बार ना तुमको फाइनल एक बार 148 का वो दिखा दूंगा, व्हाट वी से, जस्ट अ सेकेंड, अपना मैं तुमको अभी दिखा देता हूँ, मॉड्यूल से चीज़ें दिखा देता हूँ, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि क्या है और क्या नहीं है। एक बार 148 देख लो, देखो क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हटाई है, तो इफ़ इन केस ये तुम्हारे उसमें अपडेटेड नहीं है या तुमको कन्फ्यूजन ना हो तो 2 मिनट बने रहो मेरे साथ, मैं अभी तुमको दिखा देता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
जस्ट ऐसे ना दिख गया है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ओके, नाउ यू गाइस कैन सी दिस। ठीक है, ये देखो तुम्हारे सामने दिख रहा है तुमको सब चीज़ें। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताएगी ये सारे मैटर्स, तो ये सब नहीं है मेनली तुमको क्या याद रखना है, ये वाला पॉइंट देखो जहाँ मेरा कर्सर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेनली तुमको याद रखना है। कहाँ से याद रखना है सर? इन कंपनीज को मैंडेटरी है, लेकिन किसको नहीं है सर? एमएसएमई को बाहर कर दिया है। ठीक है, ये तुमने पढ़ लिया, ये उसी का शॉर्ट में बताया। रेगुलेटेड और रेगुलेटेड सेक्टर पहले पूरा डिस्क्राइब था, अभी नहीं है तुमको, मतलब तुम्हारे काम का नहीं इतना। अगर तुम स्पेसिफिक सीए कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये चीज़ इतनी काम की नहीं है अभी सीए के कोर्स में, यहाँ पे इस लेवल पे, एज पर इंस्टीट्यूट जितना उन्होंने यहाँ पे अभी दिया है। इसके बाद कॉस्ट ऑडिट 148 में लगता है केवल और केवल कौन कर सकता है? कॉस्ट ऑडिटर इन प्रैक्टिस, जो सीएमए होता है। ये उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी है, प्लीज याद रखना। जो 139 में अपॉइंटेड है, ठीक है, वो कहीं से भी क्या नहीं बन सकता कॉस्ट, मतलब समझो अगर मई कंपनी का स्टेट ऑडिटर, मई कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर, नो 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 नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका एक नंबर एग्जाम्पल भी दिया है। एक फर्म है जहाँ पे सीए और सीएमए दोनों है, तो वही फर्म, एक फर्म मतलब वही फर्म कुछ काम सीए वाला कुछ काम सीएमए वाला, मतलब स्टेट ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर दोनों कर सकती है? नहीं। क्वालिफिकेशन होगा सब कुछ सेम टू सेम, मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए गए सेम टू सेम है। पेनल्टी वगैरह भी है इसमें। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है सीएमए को। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देनी है जो सीएमए है, मतलब जो सीएमए जो रिपोर्ट देगा, ठीक है, वो 30 डेज के अंदर देगा। मतलब जैसे ही वो दे देगा, सॉरी, ठीक है, सीएमए अपनी रिपोर्ट दे देगा कंपनी को, फिर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई और ओपिनियन लगेगी, मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन लगेगी, तो वो उनसे वो मांग सकती है। एज सिंपल एज डेट, यही पैराग्राफ में यही चीज़ लिखी है, एक बार रीड मार लेना। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रवेंशन पनिशमेंट तो यही है 147 में जो पनिशमेंट बताई, बाकी तो नफरा के बारे में हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं। तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने इसको पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय।